हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप रेविट आर्किटेक्चर को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि रेविट आर्किटेक्चर का न्यू बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी क्लास फ्राइडे को हुई थी फर्स्ट, और आज सेकंड क्लास है 7 PM टू 8 PM तक। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो एक्सपीरियंस करनी है, फर्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे फर्स्ट वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और इस वीडियो में भी आपको कंप्लीट फर्स्ट वीडियो की ग्लिम्स मिल जाएंगी किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और बहुत अच्छे तरीके से आप रेविट आर्किटेक्चर को सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलें, और हमारी वेबसाइट को विजिट करें जहां पे आपको सभी कोर्सेज की डिटेल्स मिलने वाली है। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास जो अभी सॉफ्टवेयर 2024 है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से किस किस को अदर सॉफ्टवेयर आते? मैं सिर्फ एक कंपैरिजन करने के उससे पूछ रहा हूं आपसे। होता क्या है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। स्केचअप और 3ds मैक्स, 3ds मैक्स भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको आता होगा या थोड़ा बहुत आता होगा, वो भी चलेगा। होता क्या है, रेविट को सभी सॉफ्टवेयर से अलग रखना। जैसे सभी सॉफ्टवेयर में काम होता है, रेविट उससे बिल्कुल ही अलग काम करता है। स्केचअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या फेस हुई काम करने में? अगर उस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो स्केचअप में काम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। वो क्या प्रॉब्लम थी? सर, कोई भी टूल यूज करने के लिए एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने होते हैं। एक्सटेंशंस है, और सबसे मेन चीज है ग्रुप करके चलना। अगर आप ग्रुप करके नहीं चले तो लास्ट तक आपको प्रॉब्लम आई ना अलग करने में उसको। यस क्यों? सर। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है स्केचअप या 3ds में एक सरफेस सॉफ्टवेयर। वो सरफेसेस को अलग अलग बनाता है, हर एक सरफेस पे अलग काम कर सकते हैं। रेविट सॉफ्टवेयर है सॉलिड सॉफ्टवेयर। वो वॉल है तो वॉल ही है वो। अब अगर स्केचअप या 3ds मैक्स में हमें वॉल क्रिएट करनी होती है तो हम रेक्टेंगल बना के पुश पुल ही तो करते हैं ना, या बॉक्स बनाते हैं। इसी तरीके से हम वॉल भी उसी से, कोई कंपोनेंट भी उसी से, सब कुछ उसी से। रेविट में हर एक चीज अपना अलग अलग है। रेविट जो भी आप कर रहे हो, एक चीज ध्यान में रखना, रेविट आर्किटेक्चर इंटीरियर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो हम चीजें उस पे करते थे, अगर मैं आपको दिखाऊं, इंटीरियर डिजाइन में जितनी भी चीजें हमने स्केचअप या 3ds मैक्स में की हैं, ये कोई भी चीजें रेविट इस क्लियरिटी से नहीं करने वाला। रेविट इसके लिए बना ही नहीं है। रेविट कर देगा आपका एक्सटीरियर डिजाइन, और एक्सटीरियर डिजाइन में भी मॉडलिंग पार्ट। लाइटिंग अगर करके देखना चाहोगे इस तरीके की कि लाइटिंग इफेक्ट लगा दूं, मैं इस तरीके से कर दूं, रेविट इसके लिए नहीं बना है। अगर आपको जी पूछे। सर, रैबिट में लाइटिंग वगैरह का पार्ट नहीं है, मतलब लाइटिंग वगैरह नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, लाइट है इसमें, बट वो इफ स्केचअप की कंपैरिजन में ये लगा लो कि 5% ही है। ओके। रेविट एक बिल्डिंग डिजाइन का सॉफ्टवेयर है, रेविट इंटीरियर का सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपका फोकस इंटीरियर डिजाइन पे है तो मैं सजेस्ट करूंगा रेविट मत करो, टोटल टाइम वेस्टेज है। क्लियर है? अगर आप सोच रहे हो कि ये करके सर को बोलूंगा सर इस तरीके का कुछ बना के दिखाओ, टीवी कैबिनेट बनाओ, पीछे लाइट लगाओ, ये बनाओ ये बनाओ, कुछ नहीं बन पाएगा। ना बनाना है और ना ये सॉफ्टवेयर उसके लिए है। मैं तो सिखा दूंगा आपको, बट जब तक तो वो क्लियरिटी नहीं आएगी तो करोगे क्या? आप तो बोल दोगे सर लाइट इफेक्ट भी बताओ, ये लाइट भी बनाना बताओ, पीछे कोब लाइट बताओ, ये बताओ, ये इस तरीके की लाइट लगाओ। नहीं करता भाई। स्केचअप के अंदर आपको पूरी लाइब्रेरी मिली थी ना कंपोनेंट्स की, यस सर। लाइब्रेरी इसके अंदर भी है। उसमें एक्सटेंशन वेरा उस वो था, क्या नाम है, कॉस्मोस था। कॉस्मोस के प्रोडक्ट डाउनलोड करते थे, बड़े रियल लगते थे, सोफा कर दिए ये सारी चीजें। इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं बट कंप्लीटली आपको डुप्लीकेट नजर आएंगे। वो सिर्फ स्पेस कंज्यूमिंग के लिए है। अब अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं इंटीरियर डिजाइन इन रेविट आर्किटेक्चर, अगर मैं इंटीरियर इन रेविट करूं तो आप इंटीरियर के रिजल्ट देखना। यहाँ पे सिर्फ लकड़ी लगा दी गई है, वो क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, और ये चीज भी बड़ी जुगाड़ करके होगा। आपको इंटीरियर से रिलेटेड रेविट की वीडियो इतनी मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि करते ही नहीं है। ये देखो, ये है उसकी कंपोनेंट क्वालिटी, ऐसा रेडी होएगा।
रेविट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? अगर मैं रेविट आर्किटेक्चर की बात करूं, ये बिल्डिंग डिजाइन का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप पूरी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो, पूरा एक्सटीरियर रेडी कर सकते हो। आप उसी के दम पे, जैसे आपने बोला कि मेरे को ऑटोकैड नहीं आता, इसमें आप पूरा 2D ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो विद डिटेलिंग। हर एक लेवल पे अलग अलग काम कर सकते हो, पूरी क्वांटिटी निकाल सकते हो, पूरा वर्कफ्लो जैसे कंस्ट्रक्शन की ये पूरा डिटेल शीट बनती है सेक्शन एलिवेशन वगैरह की, वो सारी चीजें आप रेविट में कर सकते हो। बट रेंडरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट क्वालिटी इंटीरियर वो सोच के बिल्कुल भी मत चलना, वो क्लियरिटी इसके लिए नहीं है। अगर आपको एक्सटीरियर डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोच लिया ठीक है कोई नहीं एक्सटीरियर के लिए यूज कर लूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। बट एक्सटीरियर पे यूज करने के बाद अगर आपको ग्लासेस इस तरीके के चाहिए, बैकग्राउंड इस तरीके से बढ़िया चाहिए, साइड में पेड़ पौधे बढ़िया चाहिए, मटेरियल क्वालिटी बहुत बढ़िया चाहिए, तो इसके लिए आपको अदर सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, जिसमें दो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा मेन है। एक है आपका एनस्केप जो रेविट के साथ अटैच हो जाता है, और सेकंड नंबर पे आता है आपका लूमियन, जिसके अंदर आप अपनी रेविट की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर उस पर वर्क कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए? यस सर। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने, अगर किसी ने स्केचअप किया है क्लास में तो उन्होंने देखा होगा, मैंने एक बुक दी थी ना आपको जिसमें एक्सटीरियर डिजाइन थे, 2D 3D प्लान, ये बुक दी थी ना बनाने के लिए, जिसके पास होगी यस पता सर। है। अब इसको बनाने के लिए अगर आप स्केचअप से कंपेयर करोगे रेविट को, तो रेविट बहुत जल्दी बना देगा इसे। दरवाजे वगैरह लगाने, डोर विंडो लगाने, ये कटिंग करना, ये करना, रेविट स्केचअप से कहीं ज्यादा जल्दी कर देगा, क्योंकि रेविट के पास टूल ही इसी तरीके के हैं। तो अभी क्लियर है ना कौन कौन जो रेविट कर रहा है? सबको क्लियर है ना कि रेविट किस पर्पस के लिए आप कर रहे हो? अगर आप यस सर। सिर्फ इसलिए कर रहे हो किसी ने सजेस्ट कर दिया था रेविट भी कर लो, तो भाई बिल्कुल मत करना। इंटीरियर के लिए कर रहे हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, इससे बढ़िया स्केचअप कर लो, ठीक है, 3ds मैक्स कर लो। बिल्डिंग डिजाइन एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए आप कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो कि मेरे को तो फ्रीलांस वर्क करना है, किसी का एक्सटीरियर आ जाए इंटीरियर आ जाए वो बना के दे देना है, मेरे को तो इतना काम है, मत करना रेविट। उतना काम आप स्केचअप से बहुत बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को आपको रेंडर क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। तो सर स्केचअप और मैक्स की फाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं सर हम नहीं अगर। कर सकते, रेविट की फाइल उन दोनों में इंपोर्ट कर सकते हो, इसी में आप, इसमें आप किसी की फाइल इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई ये बिल्कुल क्लियर है, इसने सब कुछ कंप्यूटर में फीड कर दिया है, वॉल के नाम पे वॉल ही इंपोर्ट होगी, कुछ बॉक्स भी नहीं आएगा इसके अंदर। समझ रहे हो? क्योंकि स्केचअप को तो हमने जैसे स्केचअप के टैग नहीं बनाए थे, वॉल बना के वॉल टैग डाल दिया था, हाँ जी हाँ तब जी। उसका नाम वॉल पड़ा था। इसके अंदर ऑलरेडी वॉल बनाओगे तो वॉल ही बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अपना फंडे क्लियर रखना रेविट को करने से पहले, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करना है वो बता चुका हूं, पर्पस क्या है वो बता चुका हूं, किस चीज को हम अचीव करेंगे वो बता चुका हूं। अब बात करते हैं रेविट की, और रेविट को हम करते हैं स्टार्ट। जैसे आप रेविट को ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके से वेलकम स्क्रीन नजर आएगी। इस वेलकम स्क्रीन में क्या है भाई, यहाँ पे है मॉडल और यहाँ पे है फैमिली। मॉडल के अंदर ओपन एंड न्यू लिखा हुआ है कि आपको कोई भी ओपन करनी है फाइल रेविट की वो कर सकते हो, और न्यू करनी है तो न्यू पे क्लिक करोगे और यहां से आप चूज कर सकते हो। फैमिली का मतलब है कि कोई कंपोनेंट आपको क्रिएट करना है, फैमिली क्रिएट करनी है, कोई टेबल क्रिएट करनी है, या फिर जो भी काम आपने स्केचअप में किए हैं। जैसे स्केचअप में हमने क्या कर दिया, एक दीवार पे कोई बॉक्स बना दिया, उसको पुश पुल कर दिया, 3D बन गया, बीच में होल कर दिया पुश पुल करके, वो सारी चीजें जितनी भी करनी है ना, वो सारी की सारी आप फैमिली के अंदर कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली ही है, इसके बिना रेविट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी होगा आपका। दो टाइप की फैमिली होती है, पैरामेट्रिक फैमिली होती है, नॉर्मल फैमिली होती है। नॉर्मल फैमिली में हम करेंगे पैरामेट्रिक फैमिली, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है,
वो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों नहीं कर रहे। तो अभी मैं बताता हूँ स्टार्टिंग यूजर इंटरफेस, और क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर रहे, किस चीज का क्या मतलब है, पूरा ओवरव्यू देता हूँ रेविट का। सबसे पहले मैं बताता हूँ रेविट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीजें रेविट में होती हैं। तो पहले बताऊंगा रेविट के बारे में पूरी हिस्ट्री, क्या है रेविट, क्यों है रेविट। चलो सबसे पहले जैसे नक्शे बनाते थे, पहले मैप बनाते थे, तो लोग कैसे बनाते थे? सर स्केच से। हाथों से बनाते हैं ना, टेबल के ऊपर। अगर आपने स्टडी किया, आर्किटेक्ट वगैरह हो आप, या सिविल इंजीनियर हो, आपने देखा होगा ना क्लासेस में ऐसे हाथ से ही बनाते थे पूरे। हाँ जी सर। ठीक है, ये सारी ड्राइंग बनाई जाती थी। फर्नीचर लेआउट अलग, इलेक्ट्रिकल लेआउट अलग, प्लम्बिंग लेआउट अलग, अलग अलग बड़ी बड़ी A0 A1 की सीट बनती थी। सॉरी, यही करते थे पहले। उसके बाद धीरे धीरे ऑटो कैड आया। ये सारी चीजें हम किस पे करने लगे फिर, ऑटो कैड में। ठीक है, ऑटो कैड के बाद जरूरत किसकी पड़ी 3D बनाने की। ऑटो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर किसका है, ऑटोडेस्क का ही है ना। यस सर। ठीक है, ऑटो कैड ने फिर 3D बनाया, तो ऑटो कैड 3D लॉन्च किया उन्होंने। ऑटो कैड 3D में कुछ इस तरीके का कंपोनेंट घर वगैरह बनने लगे, बट मैकेनिकल यूज ज्यादा होने लगा, सिविल यूज और आर्किटेक्चरल यूज बहुत कम, और ना उस तरीके के रिजल्ट हमें मिले जिस तरीके के रिजल्ट हम चाहते हैं। तो फिर ऑटोडेस्क ने बनाया 3ds मैक्स कि भाई ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। नहीं, 3ds मैक्स या पता नहीं रेविट पहले बनाया होगा, दोनों का एक ही बात है। 3D बनाने की नीड हुई, तो उन्होंने सोचा यार कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हम सारी चीजें 3D में बना पाए। सोल्यूशन क्या क्या थे? अब एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है ना पूरा। वो नक्शा 2D में बनता है, ऑटोकैड में बनाते थे। उन्होंने सोचा यार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो उन्होंने एक मीटिंग बिठाई, मीटिंग का नाम था BIM। BIM की फुल फॉर्म जानते हो? बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग, या मैनेजमेंट बोल सकते हो आप इसे। BIM के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें सोल्यूशन निकालेगा भाई, क्या क्या सोल्यूशन निकाले, पहले तो 2D बनाने का और 2D से 3D बनाने का काम करना है। तो सबसे पहले आया आपका रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर ने प्रॉब्लम सॉल्व की कि पूरे प्लान को वो 2D और 3D दोनों में क्रिएट कर देगा। विंडोज वगैरह लगानी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी चीजें, डोर वगैरह, विंडो वगैरह, स्टेयर लगाना, सारी चीजें, कॉलम बीम वगैरह सब कुछ लगाना, वो सारी की सारी चीजें रेविट आर्किटेक्चर ने संभाल लिया। अब जब एक पूरा का पूरा बिल्डिंग या इस तरीके का आपने क्रिएट कर दिया, पूरा 3D बना दिया, अब इसके अंदर और भी तो चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहले आपने देखा होगा ना, बिल्डिंग कॉलम और बीम ही बनते हैं, पूरा स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, यही होता है ना पहले तो। फिर दीवारें लगती हैं, उसके बीच में ग्लास लगाओ, दीवारें लगाओ, वो करो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, या तो स्टील का पार्ट लगता है, या फिर कॉलम्स और बीम का पूरा 3D स्ट्रक्चर बनता है ना। हाँ सर, ये स्ट्रक्चर क्या स्टील का बना होता है? नहीं नहीं, वो दोनों ही टाइप का बता रहा हूं ना, कंक्रीट का भी होता है, स्टील का भी होता है। अभी जो आप ये देख रहे हो, ये कनेक्शन जो जुड़े हुए हैं, ये पूरा स्टील यूज किया हुआ है। ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा स्टील है। ठीक है, आजकल ज्यादातर स्टील यूज करने लगे हैं। पहले तो क्या होता था, कॉलम और बीम का ही तो होता था ऐसे। हाँ जी। फाउंडेशन के ऊपर कॉलम और बीम लगा दी, और उसके बीच में सारी दीवारें तो बाद का काम है, लास्ट का। अब इसमें 4 इंच की दीवार लगाओ, ग्लास लगाओ, या कितना कुछ करो, वो आपके ऊपर है, वुडन वर्क करो, जो भी है। तो तो ये सर पूरा जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर फिर सीमेंट वगैरह इसका। सीमेंट वगैरह का यूज नहीं होता, उसके अंदर तो पूरी प्रॉपर फिटिंग होती है फिर ग्लास की। अच्छा। हाँ, ठीक है। अब जब क्या नाम है, आर्किटेक्चर ने पूरी 3D की बिल्डिंग बना दी, पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग आर्किटेक्चर ने बना दी, तो कॉलम्स और बीम, जब आप पूरी बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे पहले सर्वे वगैरह का काम होता है। सॉइल टेस्टिंग हो गई, सर्वे वगैरह हो गया, सारा टेस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद काम आता है बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसको हम करते हैं किसके अंदर, स्टैड प्रो के अंदर। कोई सिविल से स्टूडेंट है यहाँ पे? सर ये होता क्या है? बताता हूं। कोई सिविल से स्टूडेंट है ना यहाँ पे?
हाँ सर। सिविल में आपने पढ़ा होगा बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग पता है क्या होता है? बेंडिंग मूवमेंट समझते हो? बेंडिंग मूवमेंट होता है कि जब किसी एक कॉलम या कॉलम के ऊपर लोड पड़ता है, पॉइंट लोड या यूडीएल पड़ता है, ये पूरा यूडीएल होता है। सारा खेल ही तो कैलकुलेशन का है ना भाई। ठीक है। अब अगर हम गांव के अंदर कोई घर बनाते हैं, 3 मंजिला घर बनाना है मान लो आपको, किसी ने बनाया है आपका 2 मंजिला 3 मंजिला घर? किसी ने हेल्प की है कभी बनाते हुए देखा है? उसके अंदर गांव के अंदर क्या होता है, एक नक्शा बना दिया, खुद से बना दिया या किसी से बनवा दिया, और वहां के जो ठेकेदार होता है अपने आप ही बोल देता है यार एक एक दो दो कॉलम लगा दे यहाँ पे। यही होता है ना, एक कॉर्नर आया उधर लगा दे, ये कॉर्नर है उधर लगा ले, और ऊपर तक कर ले, ठीक है चलेगा, स्ट्रक्चर बढ़िया है। कभी कभी क्या होता है, कॉलम लगाते ही नहीं पूरे घर में, होता है ना ऐसा गांव के अंदर। भाई एक ही मंजिला बनानी है, हमें क्या जरूरत है कॉलम वगैरह की। बट अगर आप पूरी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, शहर के अंदर बनाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कितने तो कॉलम लगेंगे और कितना उसके अंदर सरिया लगेगा, इसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। जब आपने देखा होगा कोई कॉलम बनता है तो पूरा का पूरा जाल बनता है ना सरिये का, जो अंदर स्टील लगता है। कंक्रीट का अगर होगा तो अंदर स्टील ऐसे लगाते हैं ना। अब ये कितने लगाने होते हैं, क्यों लगाने होते हैं, इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है ना आपको। कितना लगेगा, कितने पे सही होगा, इतना लगाने के बाद भी क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा। आपने देखा होगा मेट्रो के नीचे को पिलर लगते हैं, कहीं कहीं पे बहुत मोटे मोटे लगते हैं, कहीं पे पतले होते हैं, किसी कोई कोई दूर दूर लगता है, कोई कोई पास पास लगता है। घरों के अंदर भी कॉलम लगते हैं, बट कॉलम घरों के अंदर बाहर दिखते नहीं है। बट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप चले जाओ, मोटे मोटे कॉलम लगते हैं और कमरों के अंदर आपको बाहर कॉलम निकले हुए भी दिखते हैं, होते हैं ना। क्यों होते हैं? स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो कॉलम लगते हैं ना। अब वो स्ट्रेंथ चेक कैसे होगी? स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, स्टैड प्रो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर, पूरा उसको एनालाइज किया जाता है, पूरा कॉलम और बीम का जितना लोड हो सकता है, एक बिल्डिंग पे कितना लोड पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से पहले तो आपको मैनुअली पता होना चाहिए ना। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, मैथ की कैलकुलेशन बड़ी बड़ी सॉल्व करी होंगे ना पेपर्स के अंदर भी, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप सॉफ्टवेयर कर पाओगे। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, कितने कॉलम कितने भी। तो आपने देखा होगा ना, एक बार बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं वेट ऑफ माउंट एवरेस्ट, क्या किसी ने नापा है वेट उसका? गूगल फिर भी दिखा देगा ना कितना टन कितना क्या होगा, दिखा देगा ना। यस सर। कैसे? यस सर। कैसे दिखा देते हैं? उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा एनालाइज होता है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, उतना ही लोड हम इसके ऊपर डाल के देखते हैं, विंड लोड, ग्रेविटी फोर्स कितना होता है, डेड लोड क्या होगा, वो सारी चीजें। तो वो एनालाइज करके तब जाके सॉफ्टवेयर बताता है कि हाँ भाई इतने लोड के बाद आपका ये स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। उस लोड के अकॉर्डिंग फिर डेंसिटी देखी जाती है स्टील की, फिर देखा जाता है कितना स्टील लगेगा, वो सारी चीजें हम प्रॉपर फिर एक सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। तो जरूरत फील हुई सबसे पहले 3D में बिल्डिंग बनाने की, तो उन्होंने बना दिया रेविट आर्किटेक्चर, पूरा 3D में बिल्डिंग बनानी स्टार्ट हो गई। रेविट आर्किटेक्चर के बाद फिर आगे स्ट्रक्चर वाले की भाई हम पागल हो गए हैं ऑटोकैड पे काम करते करते, 2D पे हमें भी इसका 3D चाहिए, हमें भी स्टील का बनाया हुआ स्ट्रक्चर देखना है अपने तरीके से, और उसको हम स्टैड प्रो पे भी हमने काम कर लिया। अब हमें कुछ 3D में देखना है अपना स्ट्रक्चर भी, तो बनाया रेविट स्ट्रक्चर। रेविट स्ट्रक्चर के अंदर पूरा स्टील का काम, प्रीकास्ट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट, ट्रसिस, वो सारा काम इसके अंदर डाल दिया। 3D बनने के बाद पूरा स्ट्रक्चर का काम होगा। थर्ड नंबर पे आया फिर MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, समझते हो? मैकेनिकल के अंदर आप मॉल वगैरह में गए होगे, गए हो ना? यस सर। वॉल वगैरह में ठंडी होती है, गर्मी तो होती नहीं, एसी तो दिखते नहीं लगे हुए, नहीं दिखते ना एसी लगे हुए, यस सर। बट इस तरीके की डक्ट तो देखी होगी। ये सारी चीजें तो आपने देखी होंगी ना, डक्टिंग वगैरह देखिए ना। ये सारा का सारा MEP का काम है। मॉल के अंदर आपको देख रहा होगा सारे नीचे एसी की फिटिंग होती है पूरी की पूरी,
पूरे मॉल में एसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एसी। और सेंट्रल एसी को चलाने के लिए इस तरीके की डक्टिंग होती है। बट आप बोलोगे सर दिखती तो है नहीं मॉल के अंदर। सारा काम किस में होता है, फॉल सीलिंग के अंदर। हमने अभी तक क्या देखा होगा, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग आपने अभी तक माइंड में आती है तो इस तरीके की माइंड में आती है ना फॉल सीलिंग, ये वाली, यस ये लाइटों वाली। बट आपने जिप्सम बोर्ड वाली भी देखी होगी फॉल सीलिंग ऑफिस वगैरह में, देखिए ना जिप्सम बोर्ड की, इस तरीके की ये वाली सीलिंग देखिए ना फॉल सीलिंग। हाँ जी सर। जिप्सम बोर्ड की सीलिंग और छत के बीच में 2-3 फीट का गैप होता है। और ये गैप किस लिए होता है, ये गैप इन्हीं सब चीजों के लिए होता है। पूरा डक्टिंग करने के लिए अंदर से ही वायर जाएगी, सारा वायरिंग का काम अंदर होएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा। ये सारा एमईपी के लिए होता है। इस तरीके की आपने देखा होगा, इसी पे लाइट लगती है। इन लाइटों की जो तार होती है वो सारी ऊपर से इसी के बीच में रन कर रही होती है। तो जितना भी एमईपी का काम होता है, मैम एम का मतलब है मैकेनिकल, मैकेनिकल में आता है आपकी एसी डक्ट वगैरह, इस तरीके की पूरा डक्टिंग का काम करना। इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एचवीएसी। एचवीएसी सॉफ्टवेयर होता है, ये पूरा का पूरा डक्टिंग का काम उसी में होता है। अब ये डक्टिंग का काम रेविट एमईपी के अंदर हम करने लगे। पूरी डक्टिंग कैसे करते हैं पूरा दिखाऊंगा आपको, मैप वगैरह सब कुछ, इस तरीके की सेंट्रल लेशिंग वगैरह। या फिर जो ये वाला काम होता है, ये स्प्रिंकल्स लगते हैं ना पानी वाले, ये सारा एमईपी के अंदर आता है। ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, रेविट एमईपी लिख देता हूँ यहाँ। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, पूरा वायरिंग का काम होता है। देखो ये पूरा का पूरा इस तरीके से जाल बनता है, ये पूरा जाल दिखाऊंगा आपको। डक्टिंग का काम हो गया, रेविट एमईपी इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक के अंदर पूरा का पूरा वायरिंग का जाल होता है। ये पूरी वायरिंग कहाँ पे जाएगी, केबल ट्रे कहाँ लगेगी, कौन सा कनेक्शन कौन से पावर से कनेक्ट होगा, वो सारा का सारा इसमें शो किया जाता है। और पी से होता है प्लम्बिंग, जितना भी पाइपिंग का काम है, वॉशरूम पाइपिंग कनेक्शन, आपका सप्लाई वाटर, आपका वेस्ट वाटर, जितना भी है सारा पाइपिंग का काम इसके अंदर आएगा। तो सॉफ्टवेयर बना है एमईपी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो बिम के अंदर 3 सॉफ्टवेयर एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही है, रास्ते अलग अलग है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे ना और यहाँ पे टेम्पलेट चूज करोगे, ये टेम्पलेट डिसाइड करेगा आप किस रास्ते को चूज कर रहे हो। और सर वो जो भी आपने एक सॉफ्टवेयर बताया था उसको फिर इसके साथ कैसे यूज करना कौन सा, लूमियन? नहीं नहीं, अभी आपने सर्च किया था ना वो। एंडस्केप बोला था मैंने, लूमियन बोला था मैंने। नहीं नहीं, जो आपने बताया था माउंट एवरेस्ट वगैरह इन सब। अच्छा वो अलग है, वो सॉफ्टवेयर अलग है। स्टैड प्रो अलग है, ई टैब्स अलग है, टेक्ला अलग है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग चीज को एनालाइज करते हैं। सर इसके साथ कनेक्ट करके फिर कैसे हम यूज करेंगे? कनेक्ट करके नहीं करना होता, इसमें अलग से सारी चीजें स्टार्टिंग से होती हैं, उसमें अलग से सारी चीजें स्टार्टिंग से होती हैं। अच्छा, दोनों का कनेक्शन कुछ नहीं है कि यहाँ पे बना के उसको वहां पे ले जाओ, अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो किसी का वेट 100 किलो है, हाँ जी। उसको कैसे पता चला 100 किलो, चलो उसने नाप लिया, ठीक है। अब क्या है कि कोई चीज चेक करनी है कि इसके ऊपर, जैसे मार्केट में नहीं जाते चेयर देखने के लिए, देख तो ले मेरे लिए तो सही है, उसके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। हम देखते ना इस तरीके का बंदा कौन सा है, उस जितना हेल्दी, भाई बैठ के देखियो तेरे वजन का सही है कि नहीं है। हाँ जी। तो क्या हो रहा है, हम एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग बिठा के देख लिया कि उसके लिए सेफ है या नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर उतना लोड प्रेशर डाल दिया जाता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि अगर आप किसी चीज पे वो डालोगे ना प्रेशर, अब आपका 100 किलो वेट है, आप सॉफ्टवेयर में आपने कोई बीम बनाया और आप उसके ऊपर चाहते हो कि मैं इसके ऊपर बैठूंगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो उतना ही वेट उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। फिर देखा जाता है कि उतने में वो बैंड तो नहीं हो रहा। अगर बैंड हो रहा है तो कितना बैंड हो रहा है, समझ रहे हो। फिर देखा जाता है कि अगर एकदम से इसके जैसे 2 बैठ गए फिर क्या होगा, फिर उतना लोड चेक किया जाता है। ओके। ठीक है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर करता है, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर होता है हर एक चीज, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये हो गया आपका एमईपी, रेविट एमईपी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो ये सारा खेल है रेविट का अंदर, सबको मिला के बनता है बिम। अगर आपको कोई बोले कि हमें बिम इंजीनियर की जरूरत है, तो बिम का मतलब है मैकेनिकल क्या नाम है,
रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, तीनों सारी चीजें चाहिए उसे। हम जो काम करेंगे वो हम करेंगे अभी जो सीखेंगे रेविट आर्किटेक्चर का पार्ट। तो आर्किटेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर को ओपन करके भी बता देता हूं कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे होंगी। अब आर्किटेक्चर का एक आपको नॉर्मल सा प्रोजेक्ट दिखाता हूं और उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप कितनी चीजें अचीव करोगे वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक ओपन किया है, 1 मिनट ओपन हो रहा है बस। अब जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अगर मैं आपको 2D में दिखाऊं, जैसे प्लान है लेवल 1, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आप इस प्लान को बहुत अच्छे से देख सकते हो। दिख रहा है ना पूरा अच्छे से कैड प्लान, कंप्लीट डिटेल आ रही है, कहाँ पे क्या रखा है, कैसे रखा है, टेबल वगैरह की प्लेसमेंट वगैरह, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट ऑटो कैड में होता है वैसे ही दिख रहा है ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है। अब जैसे ग्राउंड फ्लोर बनता है, फर्स्ट फ्लोर बनता है, सेकंड फ्लोर बनता है, तो ऑटो कैड में हम कैसे बनाते हैं कि एक यहाँ पे, एक थोड़ा इधर, फिर एक थोड़ा इधर, ऐसे ही बनाते हैं ना अलग अलग। इसके अंदर हाँ ऊपर जी। नीचे चलता है सारा। जैसे लेवल 1 पे गया, फिर लेवल 2 पे, लेवल 2 पे जाओगे सारी चीजें लेवल 2 की आ जाएंगी। अब लेवल 3 पे सारी चीजें लेवल 3 की आ जाएंगी। ऐसे ही लेवल 4 पे सभी चीजें लेवल 4 की आएंगी। लेवल 5 हो गया, लेवल 5 की सारी चीजें आएंगी। तो लेवल वाइज दिखाएगा। अगर आपको 3D में देखना है तो यहां से आप 3D पे जाओगे क्लियरली, और आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को 3D में देख सकते हो। आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को रोटेट करके देख सकते हो। आप हर एक चीज, ये तो एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये मेन प्रोजेक्ट है। इस तरीके से आप अपने सारे काम यहाँ पे बढ़िया से देख सकते हो। और क्या क्या है, फ्लोर प्लान की अलग अलग है, सेफ्टी प्लान बना दिया फ्लोर प्लान का अलग। जैसे अलग अलग शीट निकालनी हो कि भाई एक प्लान, सेफ्टी प्लान भी बनाना, पार्किंग प्लान भी बनाना, ये प्लान भी बनाना, हर एक चीज इसमें बनेगा। इसके अंदर पूरा आप साइट प्लान, वर्किंग ड्राइंग, हर एक प्लान को आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। ये समझ लो आपकी पूरी पेन ड्राइव है जिसमें अलग अलग फोल्डर बना दिया आपने हर एक चीज के, जो चीज जिसको चाहिए डबल क्लिक करो सामने आ जाएगी। स्केचअप में तो कुछ ऐसा नहीं था ना, ठीक है ना, मैक्स में ऐसा होता है ना, स्केचअप में ऐसा होता है, ये रेविट के अंदर ही है। वर्किंग ड्राइंग का पूरा बनाना है, पार्किंग का बनाना है, लेवल 3 वॉल टॉप रूम का बनाना है, अलग अलग रूम की पूरी डिटेलिंग आपको अलग करनी है। हर एक बंदे के लिए अलग डिटेलिंग, हर एक रूम की अलग डिटेलिंग, कितना क्या है। ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे सेक्शन है। हर एक रूम का किसी भी सेक्शन को क्लिक करना है डबल क्लिक, तो आप उसी सेक्शन में पहुंच जाओगे, या फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शनल डिटेल। कहीं पे भी आप लाइन लगा लो, जैसे स्केचअप में सेक्शन कटते हैं वैसे ही इसमें भी सेक्शन कट किए जाते हैं। पूरा अलग अलग फ्लोर का लेवल दिखाएगा, पूरा फ्लोरिंग वगैरह यहाँ पे दिखाएगा, हर एक चीज यहाँ पे दिखाएगा। 3D व्यू वगैरह यहाँ पे सारी चीजें, सोलर वगैरह के अगर आप कर रहे हो, सोलर वगैरह स्ट्रक्चर का पार्ट है उसमें आता है। इसके यहाँ ये भी अलग ही पार्ट है। अलग अलग कैमरा एंगल आपको दिखाएगा, कौन कौन से कैमरा एंगल में, हर एक व्यू पे आप अपने कैमरा एंगल लगा सकते हो। और कैमरा एंगल लगाने के बाद आप उस कैमरा एंगल की रेंडरिंग भी कर सकते हो। इस तरीके की रेंडरिंग करनी है, ठीक है, ऐसी रेंडरिंग, ये अलग अलग व्यूज आप यहाँ पे दिखा सकते हो। डिटेल व्यू आपको दिखाना है, किसी भी एक चीज का अलग से व्यू दिखाना है, पूरी डिटेलिंग, ये सारी चीजें। उसके बाद पैरापेट वॉल की डिटेल दिखानी है। हर एक चीज का आप अलग अलग व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सीलिंग प्लान आपका अलग बनेगा, पूरा सीलिंग, सीलिंग के ऊपर पूरी लाइटिंग, लाइटिंग जितनी भी सीलिंग लाइट लगनी है वो सबका अलग प्लान बनेगा। उसके बाद आपका और क्या क्या है यहाँ पे फ्लोर प्लान हो गया, ये फ्लोर प्लान, और उसके बाद पार्किंग प्लान, सीलिंग, 3D व्यू, सीलिंग व्यू, सारी चीजें होगी। एलिवेशंस वगैरह, बिल्डिंग एलिवेशन वगैरह क्रिएट करने हैं, हर एक चीज आपको ही क्रिएट करके देगा। जब ये सारी चीजें आप क्रिएट कर लोगे, अब आपको जरूरत पड़ेगी कि इसको शीट के ऊपर लेके जाना है ताकि आप क्लाइंट को अच्छे से दिखा पाओ। तो फिर बनेगी आपकी, यहाँ पे नीचे आओगे शीट्स, तो यहाँ पे वॉक थ्रू वगैरह भी करोगे। वॉक थ्रू में होता है पूरा चला के दिखाता है वीडियो को, पूरा एक वीडियो भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। अगर मैं इस वॉक थ्रू को यहाँ पे करता हूँ शो कैमरा, और इसको यहाँ पे एडिट वॉक थ्रू और प्ले करता हूँ, इसको कर दिया यहाँ से 0,
थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है और काफी हैवी फाइल है। प्ले करके देखते हैं। जैसे ही आप इसे प्ले करोगे तो वो एक वीडियो प्ले करेगा, पूरा एक वॉक थ्रू बनता है इसमें। बट कोई फायदा नहीं चलाने का, बहुत हैवी फाइल है, रुक जाएगी बीच में। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये शीट बनती है आपकी यहाँ पे। ये जैसे शेड्यूलिंग है, आपको डोर शेड्यूल करना है, विंडो शेड्यूल करना है, आपको देखना है आपकी पूरी ड्राइंग में कितने डोर लगे हैं, कितनी विंडो कितनी हाइट पे लगी हैं, क्या थिकनेस है, क्या मटेरियल लगा है। इवन आप इनके प्राइसेस भी डाल सकते हैं, कितना लेट है, लेबर रेट कितना लगा है, सारा कॉस्टिंग आप इसके अंदर निकाल सकते हो। सारी चीजों को आप शीट पे लेके जा सकते हो। आप अलग अलग शीट क्रिएट कर सकते हो। फ्लोर प्लान की अलग से, फर्स्ट फ्लोर प्लान की अलग से, सेकंड फ्लोर प्लान की अलग से, पूरा आप एक टाइटल ब्लॉक यहाँ पे बना सकते हो। हाले हर फ्लोर की अलग अलग यहाँ पे आप कर सकते हो शीट्स वगैरह। इवन आप सीलिंग प्लान की अलग से कर सकते हो। बिल्डिंग सेक्शंस अगर आपको अलग से शीट चाहिए तो बिल्डिंग सेक्शन की अलग से शीट हो जाएगी। तो हर एक चीज आप ये कर सकते हो। और बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं, आप बिल्डिंग को बनाने में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे आर्किटेक्चर टैब है, मैं आपको थोड़ा सा यूजर इंटरफेस बता देता हूँ फिर स्टार्टिंग से बताऊंगा। जैसे ये होता है आपका वही ऑटोकैड या स्केचअप की तरह क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पे कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके इन क्विक एक्सेस टूल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। वो आप यहाँ से चेक और अनचेक करके इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका टाइटल बार है जहां पे कंपनी नेम ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर रेविट वर्जन 2024, और ये कौन सा फ्लोर प्लान ओपन है वो यहाँ पे आपको शो करता है। साइन इन वगैरह अगर आपका रजिस्टर वर्जन है तो नहीं है, तो लाइसेंस वर्जन तो साइन इन नहीं करना। ये आपकी टैब्स होती हैं, अलग अलग टैब है। जैसे फर्स्ट है आर्किटेक्चर टैब। आर्किटेक्चर टैब है पूरा आर्किटेक्चर के लिए। इस टैब के अंदर जितने भी आपके टूल्स होंगे सारे बताए जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है स्केचअप की तरह एक्सटेंशन अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो भी है सामने पड़ा है। ना ऐसे है कंफ्यूजन हो रही है कौन सा टूल कहाँ रखा है, कौन से टूल को यूज करें। यही इसका इंटरफेस रहने वाला है। और सारी चीजें आपके सामने पड़ी हैं। सिंपल वॉल चाहिए वॉल उठा लो, डोर चाहिए डोर उठा लो, विंडो चाहिए विंडो, कोई फर्नीचर आइटम कंपोनेंट चाहिए कंपोनेंट पे चले जाओ, कॉलम लगाने हैं कॉलम पड़ा है, रूफ लगानी है रूफ। ये नहीं कि स्केचअप की तरह बॉक्स से ही रूफ लगेगी, बॉक्स से ही वॉल लगेगी, बॉक्स से ही फ्लोर बनेगा ना। सब कुछ अलग अलग। सीलिंग फ्लोर प्लान ग्लास वगैरह आपको लगाना है, रैंप स्टेयर 3D में कुछ लिखना है, रूम टैगिंग्स ओपनिंग्स, ग्रिडिंग या लेवलिंग करनी है या वर्क प्लेन सेट करना, सब कुछ यहाँ पे आपका रखा होगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर टैब। स्ट्रक्चर टैब में जितनी भी चीजें हैं उसमें से 70% तो आर्किटेक्चर वाली है, जैसे वॉल ओपनिंग ये वाला, मॉडल कंपोनेंट बीम वॉल कॉलम सब कुछ उसके अंदर वाला है। बट कॉलम लगाना वो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दोनों का पार्ट है। बट कॉलम के अंदर कितने स्टील है कितना क्या रेनफोर्समेंट, वो प्योर स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट रेनफोर्समेंट, फाउंडेशन कनेक्शन ट्रसेस वगैरह। स्टील पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रीकास्ट कंक्रीट पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है। सिस्टम पूरा एमईपी का पार्ट है जिसमें एचवीएसी फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। इंसर्ट कॉमन पार्ट है, किसी भी फाइल को आपको इंसर्ट करना है या लिंक करना है, लिंक और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है वो दोनों चीजें बताई जाएंगी। एनोटेट पूरा का पूरा डिटेलिंग पार्ट है जिसमें आपका आर्किटेक्चर पार्ट में डायमेंशनिंग वर्क आ जाता है, पूरा डायमेंशनिंग करना है या फिर डिटेल वर्क थोड़ा बहुत जो आपको करना आप कर सकते हैं। एनालाइज स्ट्रक्चर का पार्ट है, पूरा लोड कैलकुलेशंस वगैरह करना, पाइप प्रेशर या डक्ट का प्रेशर वगैरह चेक करना या हीटिंग एंड कूलिंग लोड चेक करना, वो सारा इसमें आ जाता है। मासिंग एंड साइट एक अलग ही पार्ट है, इसका बेसिक करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा होता है क्या और ये क्यों है वो बताया जाएगा। कोलैबोरेट एमईपी का पार्ट है, जब एक ही फाइल पे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, तो एक सेंट्रल फाइल बना के 3 कॉपी फाइल बना दी जाती है। जब उस पे काम होता है तो कोलैबोरेट करके उसकी क्लैशिंग को चेक किया जाता है कि कहीं कोई केबल ट्रे वायरिंग के बीच में तो नहीं आ रही, वॉल के बीच में तो नहीं आ रही, वो सारी चीजें। व्यू टैब कॉमन है जिसमें आप रेंडर करना सीखेंगे, थिन लाइन क्या होती है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स क्या होता है,
और यहाँ से 3D व्यू, कैमरा, वॉक थ्रू, सेक्शन, एलिवेशंस और लीजेंड, शेड्यूलिंग्स वगैरह, वो शीट्स बनाना, वो सब सीखेंगे। मैनेज आपका डिफॉल्ट सेटिंग का पार्ट है, जिसमें MEP, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर तीनों की सेटिंग आ जाती है। एडसिंग, कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर लिंक किया गया हो जिसमें, जैसे लूमियन हो गया या कोई और, वो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एंड मॉडिफाई, कंप्लीट एडिटिंग का पार्ट है जिसको हम कंप्लीट को करने वाले हैं। तो ये था पूरा यूजर इंटरफेस, क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या चीजें नहीं होगी। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो मैं अभी बता देता हूं आपको साथ में। जैसे ये होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, जिस जो भी चीज आपकी यहाँ पे ओपन है, सारी प्रॉपर्टी यहाँ दिखेगी। ये समझ लो टेक्निकल सॉफ्टवेयर है पूरा आपका, जो भी सामने है यहाँ पे दिखेगी उसकी प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई वॉल लगाई है और उस वॉल पे आपने क्लिक कर दिया, तो उस वॉल से रिलेटेड प्रॉपर्टी सब दिखेगी यहाँ पे, कि ये वॉल कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट तक जा रही है, इसकी थिकनेस कितनी है, क्या मटेरियल लगा हुआ है, हर एक चीज। और हर एक चीज को आप यहीं से एडिट कर सकते हो। ये नहीं कि स्केचअप की तरह पुश पुल करके छोटा बड़ा हाइट वगैरह करना है वो कर दे, बिल्कुल नहीं कर सकते। कट कर दिया, कहीं पे लाइन लगा के नीचे कर दिया, पुश कर दिया, बिल्कुल नहीं कर सकते। कंप्लीटली आपको टेक्निकल होके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है प्रोजेक्ट ब्राउजर, ये तो मैंने बता ही दिया। जितनी भी चीजें आप करते चले जाओगे, सब कुछ यहाँ पे ऐड होती चली जाएंगी, कि लेवल 1 पे ये, लेवल 2 पे ये, हर एक चीज ऐड होती चली जाएगी। ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है। जितनी भी चीजें ऑन करते चले जाओगे, यहाँ पे आती चली जाएंगी। आप यहाँ से एक एक चीज को ऑफ कर सकते हैं। मान लो आपको पूरा रैबिट बंद करना, कर सकते हो। एक एक फाइल बंद करनी है, यहाँ से कर सकते हो। जो यहाँ पे ऐसे दिख रही है व्हाइट कलर में, वो एक्टिव है, ये आपकी डीएक्टिवेट है। व्यू पे जाके आप यहाँ पे कर सकते हो क्लोज इनएक्टिव। जो जितनी भी इनएक्टिव विंडोज है उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी एक ही बारी में क्लोज हो जाएगी, जो यहाँ पे सामने आ जाएगी। आप इसे भी क्लोज सर कर जी। सर लूमियन वगैरह जो सॉफ्टवेयर है, इनको इसके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? वो ब्रिज बन जाता है, वो अलग से वो है। आता है आपको लूमियन? नहीं नहीं सर। तो सॉफ्टवेयर पहले सीखना पड़ेगा ना। वो ऐसा नहीं है कि वो इसमें कनेक्ट कर दिया और एकदम से रेंडर कर दिया। पूरा सॉफ्टवेयर ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसके बाद ये तो हो गया आर्किटेक्चर का। अभी एक बार स्ट्रक्चर का दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर का दिखाएंगे तो आर्किटेक्चर की फाइल को फिर यहाँ पे लिंक किया जाएगा, और लिंक करने के बाद इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर की सर्विसेज दी जाएंगी। क्या क्या सर्विसेज, अब दिखाता हूँ। पूरा कॉलम और बीम का ही पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलने वाला है। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर पार्ट। अब अगर यहाँ पे मैं 3D व्यू वगैरह इस तरीके दिखाऊं, तो बाकी आर्किटेक्चर वाली चीजें आपको डिसेबल नजर आएंगी। पूरा का पूरा पार्ट आपको स्ट्रक्चर का ही नजर आएगा। 3D व्यू, स्ट्रक्चर ओनली, इस तरीके से पूरा आप अपने व्यू को किसी भी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे कॉलम और बीम का पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, पूरा ट्रसेस वगैरह, हर एक चीज स्टील से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखने वाली है। फिर उसकी पूरी वर्किंग ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग स्ट्रक्चर के अंदर, वो हर एक चीज, कितने बार कैसे लगेंगे, कहाँ पे क्या क्या लगेगा, स्क्रू कितने लगेंगे, बोल्ट कितने लगेंगे, कहाँ पे लगेगा, पूरी डिटेल के साथ सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है, हर एक चीज पूरा शीट के अंदर ही आ जाएगा। अगर आप शीट के अंदर जाओगे तो ये कवर शीट हो गई, प्रोजेक्ट के बारे में क्या है वो पूरा फाउंडेशन का काम हो गया, पार्किंग आ गई आपकी, मेन लेवल का आ गया, तो जिसमें स्ट्रक्चर और बीम की ही आपकी सारी चीजें प्रॉपर्टी रहेंगी। उसके बाद अगर बात करें MEP का, तो मैं आपको MEP का झलक दिखा देता हूँ। उसके अंदर पूरा जाल है। अगर मैं सिंपल HVAC प्रोजेक्ट दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ये आपको पूरा 3D दिखा देता हूँ। ये पूरा पाइपिंग का डिटेल है यहाँ पे। अरे ये कहाँ गया? हैवी फाइल हो गई है पूरी।
ये देख रहे हो जितने भी पाइपिंग का काम है ये सारा HVAC, कहाँ पे पाइपिंग, सारा MEP का वर्क इसके अंदर है। तो इसके अंदर भी पूरा का पूरा ये सारी फाइल लिंक की गई है यहाँ पे। तो हर एक फाइल पे स्ट्रक्चर का काम आपको ऐसे दिखेगा और हर एक फ्लोर प्लान का भी आप अलग अलग दिखा सकते हैं। इवन आप पूरा का पूरा एलिवेशंस भी दिखा सकते हैं इसकी, नॉर्थ का एलिवेशन, साउथ एलिवेशन, तो पूरा का पूरा वहाँ पे स्ट्रक्चर का काम आपको दिखाई देगा। बट आप इसे अच्छा इसने सेट ही किया हुआ, इसे छोड़ो। तो इसमें पूरा का पूरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, उन सब चीज़ों का काम है। सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड होंगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा टास्क इसका MEP का है। तो यहाँ पे फ्लोर प्लान का पूरा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं दोबारा व्यू पे जाता हूँ, इनएक्टिव करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। और अब सबसे पहले हमें आपका अपना काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करोगे। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा टेम्पलेट फाइल और इस पे क्लिक करोगे। अब बात आती है कि इसमें से कौन सा टेम्पलेट चूज करना है। टेम्पलेट चूज करने के लिए पहले आपको सोचना है कि आपको काम क्या करना है। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP, आपको यहाँ पे सारे मिलेंगे। अगर आपको आर्किटेक्चरल काम करना है तो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट चूज करो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे एंड ओके करोगे। जैसे ही ओके करोगे, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट क्या करता है, टेम्पलेट बेसिकली करते क्या है, ये साइड वाले प्रोजेक्ट ब्राउजर को ना आपके अकॉर्डिंग सेट करके दे देंगे। जैसे आपने अभी आर्किटेक्चर चूज किया तो यहाँ पे इसने लेवल 0, लेवल 1 बना दिया, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान बना दिया, 3D व्यू, एलिवेशन, मतलब सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी चीजें इसने यहाँ पे दिखा दी। अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूं न्यू पे जाके स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, अगर मैं ओके करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर है उसके अंदर स्ट्रक्चरल प्लान्स आ गए, जिसमें लेवल 1 का एनालिटिक प्लान, लेवल 2 का एनालिटिक, और उसके बाद ये सारी चीजें। अगर आपको काम करना है इलेक्ट्रिकल पे तो आपके लिए काम इजी कर देगा। आप यहाँ पे जैसे सिस्टम टेम्पलेट चूज करोगे तो वो आपको यहाँ पे हर एक चीज दिखाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल की लाइटिंग का प्लान भी दिखाएगा, लेवल 1 पे कैसी लाइटिंग, लेवल 2 पे कैसी सीलिंग लाइटिंग, पावर पॉइंट्स वगैरह वो दिखाएगा। फिर मैकेनिकल का पूरा HVAC का भी दिखाएगा, प्लम्बिंग भी दिखाएगा। तो ये टेम्पलेट्स क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस आपके अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाता है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होते हैं ना, एक्सेल की सीट होती है, फॉर्मूले लगा के दे दिए, आपने डाटा चेंज करना, बस यही है ना, वही है टेम्पलेट आपका। समझ रहे हो ना? सर स्टार्टिंग में किस टेम्पलेट पे काम हाँ, करें, अब स्टार्टिंग की बात करता हूँ। क्या क्या होता है, क्या है वो मैं बता चुका हूँ। अब करना क्या है उसकी बात करूँ। हमें काम करना है आर्किटेक्चर का, और आर्किटेक्चरल के लिए हम चूज करेंगे यहाँ पे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। बट कभी कभी आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सही नहीं आता, कुछ चीजें मिसिंग होती है। कभी आप बोलोगे सर लेवल तो दिख ही नहीं रहा, तो उसके लिए हम चूज करेंगे या तो डिफॉल्ट टेम्पलेट या डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट। ये दोनों ही आपके उसमें दिखाई नहीं देंगे जब आप स्टार्टिंग में यूज करो। तो इसको दिखाने के लिए आप ब्राउज पे क्लिक करोगे और ये जहां पे टेम्पलेट है वहां पे पहुंच जाएगा। बैक जाओ, ये एक पाथ होता है, आप ये पाथ नोट कर सकते हो। जब आप देखोगे सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम डाटा, ऑटोडेस्क, रेविट 2024 जो भी वर्जन है, और उसके अंदर टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको। अब इस टेम्पलेट्स पे अगर आप जाके देखोगे लिस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नेम करेंगे, तो यहाँ पे दो टाइप के टेम्पलेट मिलेंगे, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश इंपीरियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हम काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का या आर्किटेक्ट का, वो किस किस यूनिट पे करते हैं बताओ। सर फीट इंचीज में करते हैं, और कौन सी यूनिट होती है? सर मीटर उसमें इंचेस हो गई, और फीट मिलीमीटर इंचीज हो गई, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये हाँ सारी जी, यूनिट होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी टू टाइप्स की यूनिट होती है। फर्स्ट वन इज मैट्रिक एंड सेकंड वन इज इंपीरियल। जो आपकी फीट इंचेस होती है वो आपकी इंपीरियल यूनिट के अंदर आती है, और जो आपकी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होती है वो आपकी मैट्रिक यूनिट के अंदर आती है। अगर आप किसी भी मैट्रिक यूनिट पे काम करते हो तो आपको इंग्लिश टेम्पलेट पे जाना और यहाँ से चूज करना है डिफॉल्ट मैट्रिक, और अगर आपको फिट इंचेस में काम करना है तो यहाँ से चूज करना है इंपीरियल, और यहाँ से चूज करना है डिफॉल्ट। क्लियर है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिफॉल्ट क्लिक किया, डिफॉल्ट का मतलब है कि आपका किस यूनिट पे काम होगा, फिट इंचेस में, जैसे हम स्केचअप में करते थे ना। बट स्केचअप में क्या था, अंदर जाके चेंज कर सकते थे,
किसी भी यूनिट पे करना हो इसके अंदर भी सेम कर सकते हैं। जैसे मैंने डिफॉल्ट लिया, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब आपका हमने यूनिट चेंज चूज कर ली फिट इंचेस वाली। अब इसमें होगा क्या, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे वॉल पे क्लिक करता हूँ, वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक करता हूँ और कोई भी वॉल बनाता हूँ, तो इसमें डायरेक्टली वॉल बनती है। कैसे कैसे बनती है बाद में बात करेंगे, पहले यूनिट की बात करेंगे। अभी जो बाय डिफॉल्ट यूनिट चल रही है, कौन सी यूनिट दिखा रहा है आपको यहाँ पे? आपको स्केचअप के अंदर एक अलग से बॉक्स दिखता था जिसके अंदर आप देखते थे क्या डायमेंशन है। इसके अंदर साथ के साथ चलेंगे आपकी। अभी आपका काम फिट इंचेस में हो रहा है, ठीक है। अभी आपका काम फिट इंचेस में चल रहा है। मान लो आपका मन करेगी नहीं मेरे को फिट इंचेस में काम नहीं करना, मेरे को तो एमएम में काम करना है, तो आप यहाँ पे मैनेज पे जाओ और यहाँ पे मिलेगा प्रोजेक्ट यूनिट, शॉर्टकट है यूएन। सबकी शॉर्टकट सामने लिखी हुई है उसी आइकन के। एंटर नहीं करना, ओनली यूएन क्लिक करो और यहाँ पे लेंथ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करके लेंथ को आप देखना चाहते हो मिलीमीटर में, मान लो आपने मिलीमीटर कर दिया और कितना प्रिसाइज वो चूज कर सकते हो। यूनिट सिंबल भी अगर आपको चाहिए चूज कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है क्या क्या चीजें चूज करनी है। ओके कर दो एंड ओके। अब अगर आप काम करोगे वॉल का तो आप देखोगे काम आपका एमएम में हो रहा है ना। यस सर। सारी यूनिट को अपने आप ही एमएम में कन्वर्ट कर देगा वो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप काम तो ठीक है कर पा रहे हो, बट जब आप किसी वॉल पे या डोर वगैरह पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट प्रोफाइल आ जाते हैं आपके, कि 4 इंच की वॉल बनानी है, 5 की बनानी है, 6 की बनानी है, 8 की बनानी है। स्केचअप में तो क्या करते थे, बॉक्स बना के चूज करते थे ना, 8 इंच का चाहिए, 10 इंच का चाहिए। इसके अंदर हमें वॉल के प्रोफाइल बना बना के डालने पड़ेंगे। समझ लो एक बना बनाया टेम्पलेट है, आपने फीड कर दिया सब कुछ। 8 इंच वाली वॉल फीड कर दी, 12 इंच वाली कर दी। मान लो आपको एक जगह पे 8 इंच वाली चाहिए, एक पे 9 इंच वाली, एक पे 12 इंच वाली, सबके अलग अलग मटेरियल चाहिए और आपने बना बना के रख दिया। जब आपका मन किया 8 इंच वाली उठा ली, जब मन किया 12 इंच वाली उठा ली, जब मन किया कोई सी भी उठा ली। ऐसे टेम्पलेट बने होते हैं। बट अब ये टेम्पलेट किस यूनिट पे दिख रहे हैं? फिट इंचेस में दिख रहे हैं ना। यस अगर मैं डोर भी चूज करता हूं, वो सारे डोर के टेम्पलेट भी फिट इंचेस में आएंगे। आप काम तो बेशक मैट्रिक चूज करके इंपीरियल चूज करके भी एमएम में कर सकते हो, बट ये वाली यूनिट नहीं चेंज होंगी। अगर आप चाहते हो कि ये यूनिट भी एमएम में आए और यहाँ पे काम भी एमएम में हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे जाके न्यू, इंपीरियल की जगह यहाँ पे मैट्रिक। डिफॉल्ट मैट्रिक चूज करोगे तो ठीक है। ओके करोगे। अब क्या होगा कि अगर आप वॉल यहाँ पे क्रिएट करोगे, काम तो डायरेक्टली आपका एमएम में स्टार्ट हो गया। और अगर आप यहाँ पे वॉल पे क्लिक करते हो, आपको वॉल की यूनिट्स भी सारी एमएम में नजर आएगी। समझ रहे हो? काम तो बेशक आप यहाँ पे मैनेज पे जाके, प्रोजेक्ट यूनिट पे जाके, लेंथ पे जाके, यहाँ पे आप फिट इंचेस में स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो यहाँ पे फिट इंचेस में हो जाएगा स्टार्ट, बट यहाँ पे स्टिल एमएम में दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे भी फिट इंचेस में नजर आए, फिर आपको वहां से क्या चूज करना पड़ेगा? नॉर्मल डिफॉल्ट। समझ गए अभी? यस सर। ये होता है इसके अंदर। और ये था कैसे काम स्टार्ट करना है, कैसे यूजर इंटरफेस है, क्या क्या किसको बोलते हैं। ये है आपका कंप्लीट ये। और फिर आगे आती है सबसे पहले वॉल। ठीक है, सबसे पहले हम वॉल बनाना सीखेंगे। यहाँ पे वॉल बनाने के लिए हम यहाँ पे वॉल पे क्लिक करते हैं। जैसे आप वॉल पे क्लिक करोगे, पहले वॉल से पहले हम सीखेंगे क्या। अभी ये था आपका प्रॉपर्टी, ये है प्रोजेक्ट ब्राउजर, ये है जिसपे हम काम करेंगे, इसे हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट के अंदर आप देखोगे 4 चीजें लगी हुई हैं, चारों के चारों समझ लो आपके कैमरे लगे हुए और इनका नाम दिया हुआ है एलिवेशन। इसका नाम है, कर्सर लेके जाओगे, एलिवेशन फ्रॉम नॉर्थ, एलिवेशन फ्रॉम साउथ, एलिवेशन फ्रॉम ईस्ट और एलिवेशन फ्रॉम वेस्ट। ये समझ लो कि आपकी ये बीच वाली साइट है। आपने 4 पोल लगा दिए चारों कॉर्नर में और 4 अलग अलग कैमरे लगा दिए। अब आपको देखना हो ना कि एक साइड से मेरा घर कैसा दिख रहा है, तो झट से एक साइड के एलिवेशन पे डबल क्लिक कर दो, आप उसी एलिवेशन में पहुंच जाओगे और वही एलिवेशन आपके यहाँ पे दिया हुआ है। ये है आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू फ्लोर प्लान लेवल 1, लेवल 2, सीलिंग प्लान लेवल 1 और लेवल 2। ये लेवल 1 और लेवल 2 है क्या, वो समझते हैं। उसके लिए हम चलते हैं एलिवेशन पे। किसी भी एलिवेशन पे डबल क्लिक करो तो आपको यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 नजर आएगा और ये एक रेफरेंस लाइन नजर आएगी। इस रेफरेंस लाइन को आप अपने तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेवल 1 और लेवल 2 समझ लो, आप ग्राउंड पे खड़े हो और ये जो लेवल 1 है ना, ये वाला, ये आपका ग्राउंड है और ये है आपका लेवल 2। उतनी हाइट पे एक रेफरेंस लेवल जितनी हाइट पे आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना है। ग्राउंड फ्लोर यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे एंड होगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर की हाइट 10 फीट तक हो जाएगी। ये आप सामने, ये सिर्फ रेफरेंस लाइन दिख रही है। जब आप घर बनाओगे तो वॉल्स दिखेंगी यहाँ पे। अब अगर आपने सोच लिया कि यार 10 फीट नहीं, मेरे को तो 15 फीट पे लेंटर डालना है, मेरे को तो ग्राउंड फ्लोर 15 फीट का चाहिए, तो इसको क्लिक करो एक बार, फिर दोबारा क्लिक करो, 10 फीट को हटा के 15 एंटर कर दोगे, 15 फीट हो जाएगा आपका लेवल 2 15 फीट पे। आप इसको क्लिक करके चेंज कर दो, 10 फीट पे करना है। अगर आपने बोल दिया यार नाम भी चेंज करने हैं, लेवल 1 नहीं चाहिए मुझे, आप लेवल 1 पे क्लिक करो, दोबारा क्लिक करो, आप इसको रीनेम कर दो जैसे, और रीनेम करोगे जब भी 0102 लगा के करो। क्यों? क्योंकि यहां पे तो नीचे से ऊपर तक आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे भी नाम चेंज होंगे और यहां पे भी लेवल्स बनते चले जाएंगे, और जो कि आपका अल्फाबेटिकली आएगा। अगर आप यहां से ढंग से चलोगे तो वहां पे भी चीजें आपकी बड़ी अच्छे से आएंगी। जैसे मैंने 01 किया और इसको कर दिया आपका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर करते ही जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे पूछेगा वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरस्पॉन्डिंग व्यू। इसका मतलब है कि आपने ये नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। यही लेवल 1 ये था, यही लेवल 1 ये था, क्या मैं इन दोनों का भी चेंज कर दूं? आपको हमेशा यस करना है, या फिर एक बार क्लिक कर दो डू नॉट शो मी दिस मैसेज अगेन पे क्लिक करके और यस। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा और आपका यहाँ पे भी रीनेम हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप नो करोगे यहाँ पे तो नाम चेंज होएगा बट यहाँ पे नहीं होएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्लिक करो, 02 किया और इसको कर दिया फर्स्ट फ्लोर, एंड एंटर करोगे और इसको कर दो यहाँ से यस, तो फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे भी चेंज होगा और अल्फाबेटिकली चलेगा। अगर आपको लेवल 3 क्रिएट करना है, अब यहाँ पे मान लो मैंने बोल दिया कि यार मेरे को तो फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है, स्टार्ट तो यहाँ से हो जाएगा, एंड कहाँ पे होगा पता नहीं चल रहा। उसके लिए आपको क्या करना है, आर्किटेक्चर पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेवल, शॉर्टकट है LL, डबल एल है, इस पे क्लिक करो लेवल पे। जैसे ही क्लिक करोगे ये लेवल की यहाँ पे मॉडिफाई वाला बार ओपन हो गया, ये प्रॉपर्टी ओपन हो गई, ये प्रॉपर्टी ओपन हो गई। और लेवल को हम बना कैसे रहे हैं, यहाँ पे देखो ड्रॉ पे सबसे पहले है लाइन, कि हम लाइन की हेल्प से लेवल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे आप यहाँ पे एंड पे आओगे तो आप देखोगे एक है जहां पे डायमेंशन लिखा हुआ है, जिसे बोलते हैं डायमेंशन लाइन, और जो नीचे से आ रही है उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। अगर मेरे को यहाँ से कोई लेवल बनाना है तो आप एक क्लिक यहाँ पे करो और एक क्लिक इस एंड पॉइंट पे कर दो, आपका एक लेवल क्रिएट हो जाएगा। एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, लेवल क्रिएट। ऐसे ही आप क्लिक करके लेवल को क्रिएट कर सकते। क्लियर है? लेवल क्रिएट करने के बाद आप यहां से भी क्रिएट करोगे, ये भी लेवल है। इवन आप यहां से भी क्रिएट करोगे, ये भी लेवल है। ऐसे क्रिएट करोगे, ये भी लेवल है। सारे ही आपके लेवल्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कमांड से बाहर निकलने के लिए आप राइट क्लिक करके 2 बार कैंसिल कर सकते हो या मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। अब लेवल तो हमने क्रिएट कर दिए, ये 0 है, ये 10 है। ये कितना होना चाहिए था लेवल 3? हाइट लेता है नीचे से, इक्वल लेके चलते हैं ना लेवल को। बेसिकली देखा जाए तो 20 होना चाहिए। तो आप क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हो 20, वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसको क्लिक करके कर सकते हो 30, इसको क्लिक करके कर सकते हो 40। ठीक है, ऐसे ही आप क्लिक करके जैसे 50 कर दिया, इसको 60 कर दिया यहाँ से ऐसे, और इसको 70 कर दिया यहाँ से, ऐसे चेंज कर सकते हो। ये तो चेंज कर दिए। इसको आप क्लिक करके इसको पीछे की तरफ यहां तक लेके जा सकते हो ताकि वो सिमेट्रिकल भी लगे। इसको क्लिक करके ये बबल आपको इधर भी चाहिए तो इसको चेक कर दो, इधर आ जाएगा। इस साइड नहीं चाहिए तो हटा दो, हट जाएगा, और इसको आप यहां से लेके जा सकते हो। ये इक्वल क्यों करते हैं? ताकि थोड़ा सिमेट्रिकल लगे, वरना तो कोई भी आपका रेफरेंस आप छोटा करो बड़ा करो सारे ही आपके रेफरेंस ही है। समझ रहे हो? ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब इसको क्रिएट करने के लिए पहले मैंने लेवल बनाया, फिर रीनेम किया। मैं नहीं चाहता भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, रेविट में काम कर रहे हैं, स्पीड के लिए कर रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे क्लिक करो दोबारा से लेवल पे। दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑफसेट है, ऑटो कैड होता तो ऑफसेट ले लेता ना इसका 10-10 फीट का। इसमें भी ऑफसेट है, ऑफसेट डाल दो 10 फीट। 10 फीट का ऑफसेट ले लिया, बट बना किससे रहे हो लाइन? वो है लाइन से। अब ये क्या करेगा, अगर मैं जहां से भी बनाना स्टार्ट करूंगा उससे 10 फीट ऊपर बनाएगा।
बट ऑटोकैड में तो क्या करते थे, किसी भी लाइन पे क्लिक किया और एकदम से लेवल बन गया, यही तो करते थे। यस सर। जब भी आप ऑफसेट लोगे तो मेक श्योर आप यहां से पिक लाइन चूज करो। जैसे आप पिक लाइन चूज करोगे 10 फीट का ऑफसेट, अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे यहाँ पे लेवल बने हैं यहाँ पे बने हैं। अब इसके बाद ऊपर एक प्रोजेक्शन लाइन दिख रही है ना आपको, जैसे ही क्लिक करूंगा बन गया ना लेवल लाइन 80 फीट पे। जैसे ही क्लिक करूंगा लेवल 10 बन जाएगा। अब कौन सा बनेगा, 11 बनेगा। अब कौन सा बनेगा, 12। बना, नो सर। यहाँ पे तो बन गया, ये देखो नीचे बन गया ना। नीचे क्यों बना, एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, अगर आप ऑफसेट ले रहे हो और एक प्रोजेक्शन लाइन ऊपर नजर आए आपको तो क्लिक करना है। अगर वो 10 फीट का ऑफसेट ऊपर नहीं लेगा ना, हल्का सा आपने माउस इधर उधर किया तो देखो नीचे आ रही है ना प्रोजेक्शन लाइन, बीच में दिख रही है, तो वो 10 फीट का ऑफसेट नीचे ले जाएगा और एक ही लेवल पे 2 लेवल क्रिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। ये टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना है इसमें, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तीसरा तरीका कि आप यहां से 0 कर दिया, ये दूसरा है, जो बता दिया वो तीसरा था मेन वाला। वरना आप यहां पे जाओ, 10 फीट चाहिए आपको उस ऊपर वाले लेवल से, तो 10 एंटर कर दो, 10 फीट पे आ जाएगा, क्लिक कर दो, आपके इस तरीके से आ जाएगा। बट बेस्ट तरीका क्या है, ऑफसेट लो, पिक लाइन लो, क्लिक करो, लगाते चलो, ठीक है। सर जी जैसे कोई लाइन ओवरलैप कर गई तो हम उसको मूव कर सकते हैं ऊपर? बिल्कुल कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्लिक करके लेवल की हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट दिक्कत बताऊं क्या है, दिक्कत यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। अगर आपको दिख जाए कि गलत कर रहे हो, आप तो झट से एक स्टेप अंडू करना है ना बस आपको। तो मेन चीज है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना नहीं चाहिए। लेवल को आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो, बाद में, पहले, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले लेवल ही क्रिएट करना, किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ है, डिलीट करो, क्लिक करो, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब लेवल 1 पे जाएंगे और वॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। लेवल 1 पे गए और यहाँ पे वॉल पे क्लिक किया और सबसे पहले आता है वॉल आर्किटेक्चरल। वॉल आर्किटेक्चरल पे क्लिक करेंगे। दो टाइप की वॉल है, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल आर्किटेक्ट पर्पज से यूज करेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पर्पज से यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि आर्किटेक्चरल के अंदर जो ये प्रॉपर्टी के अंदर एक स्ट्रक्चरल की प्रॉपर्टी है वो ऑन नहीं है, और अगर स्ट्रक्चरल हो गए तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल की प्रॉपर्टी ऑन है कि अगर आप स्ट्रक्चर का काम करते हो तो इसके अंदर रीबार वगैरह आप लगा सकते हो, वरना बनाने का तरीका सब कुछ सेम, कोई तरीका अलग नहीं है। तो सबसे पहले लेंगे वॉल आर्किटेक्चरल। यहां पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हाइट। लेवल 1 से मैं बना रहा हूं और यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, और हाइट लिखा हुआ है यहाँ पे अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड हाइट है 20 फीट की, ठीक है। 20 फीट का मतलब क्या है कि जब आप वॉल बनाओगे तो वो 20 फीट की हाइट तक जाएगी। कैसे बना, किससे रहा हूं मैं, ड्रॉ में जाके देखा, मैं लाइन से बना रहा हूं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इधर डायरेक्शन देनी है और क्लिक कर दिया, मान लो कितनी भी उसमें, फिर इधर आए, इधर क्लिक कर दिया, इधर आए, इधर क्लिक कर दिया, और इधर आए, इधर क्लिक कर दिया, तो आपका एक कंप्लीट रूम बन गया। ऑटोकैड में ये बनाने के लिए ऑफसेट वगैरह लेके ट्रिम वगैरह करके बहुत कुछ करना पड़ता था, करता था ना। स्केचअप में भी लाइन वगैरह बना के या रेक्टेंगल लेके उसको ऑफसेट लेके बनाना पड़ता था। इसमें ऐसे है। अब टॉप व्यू से मैं बना रहा हूं, टॉप व्यू से मेरे को इसकी थिकनेस नजर आ रही है, लेंथ नजर आ गई, मेरे को सबसे पहले देखनी है हाइट। हाइट देखने के लिए या तो मैं जाऊंगा एलिवेशन पे, एलिवेशन पे डबल क्लिक करो तो आपको हाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ये आ गई आपकी वॉल। या फिर मैं जाऊंगा 3D पे, 3D पे जाने के लिए व्यू पे क्लिक करो, 3D व्यू पे जाओ और यहाँ पे डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करो तो आपको 3D व्यू यहाँ पे दिख जाएगा। 3D व्यू यहाँ पे दिखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे 3D व्यू दिखा, आपको अपने देखने का व्यू चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल इसे बोलते हैं विजुअल स्टाइल। आप क्लिक करो यहाँ पे, अभी है हिडन लाइन, अगर वायर फ्रेम करोगे वायर फ्रेम में नजर आएगा, अगर आप इसे शेडेड करोगे कलर में नजर आएगा, कलर में करोगे इस तरीके से आएगा, टेक्सचर करोगे टेक्सचर में आएगा, और रियलिस्टिक करोगे रियलिस्टिक में आएगा। रियलिस्टिक में रियल टेक्सचर नजर आएंगे और शेडेड में सिर्फ आपको कलर और पैटर्न नजर आएगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी।
व्यू पोर्ट को अगर आपको रोटेट करना है, ऐसे ऑर्बिट करना है, तो स्केचअप में कैसे करते थे? सर मिडिल माउस बटन से। मिडल माउस बटन से। और ऑटो कैड उसमें क्या नाम है, 3ds मैक्स आते हैं किसी को? सर 3ds मैक्स में ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन। बिल्कुल ठीक है। ऑटो कैड में? ऑटो कैड में सर शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ। हाँ। इसमें भी शिफ्ट के साथ होगा, शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन करके आप ऑर्बिट कर सकते हो। शिफ्ट के साथ जब मैं स्क्रॉल बटन प्रेस करता था तो स्केचअप में क्या होता था? व्यू पोर्ट सर मूव होता था ना, एक ही ऐसे सरफेस पे। मूव होता था ना। तो इसके जी। अंदर दोनों चीजें उल्टी हैं। स्क्रॉल बटन से मूव होगा, उसमें ऑर्बिट होता था। शिफ्ट के साथ इसमें ऑर्बिट होगा, उसमें मूव होता था। ओके। बस उससे उल्टा है बस। ठीक है। अब जैसी ये वॉल बनाई, आपकी वॉल है 20 फीट की, मेरे को तो कितनी फीट की चाहिए थी वॉल? 10 फीट की। तो मैं वॉल पे क्लिक करूंगा, आपकी अलग अलग वॉल चिपकेंगी नहीं, देखो आपस में सारी अलग अलग है। स्केचअप की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रुप वगैरह इसमें कुछ ग्रुप वगैरह का काम नहीं है। वॉल पे क्लिक करोगे, वॉल आपको दिखने लग गई। यहां पे जाओ, इसकी प्रॉपर्टी में बता रहा है 8 इंच की वॉल है भाई। और यहां से स्टार्ट करते हैं बेस कांस्टेंट। बेस कांस्टेंट लेवल 1। बेस कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी वॉल कहां से बननी स्टार्ट हुई है। आपकी वॉल कहां से बननी स्टार्ट हुई है? लेवल 1 से। जी सर। ठीक है। तो यहां पे आ गया लेवल 1। बेस ऑफसेट, आपकी वॉल बेस से कितनी हाइट से स्टार्ट हुई है? अभी बेस से तो बिल्कुल चिपकी हुई है, हाइट तो कोई है ही नहीं। अगर मैंने हाइट डाल दी यहां पे 2 फीट, तो आपकी वॉल बेस से 2 फीट ऊपर उठ जाएगी, उठ गई ना? यस सर। अगर मैं 0 कर दूं तो नीचे बैठ जाएगी दोबारा से, इस तरीके से। यहां पे लिखा हुआ बेस कांस्टेंट लेवल 1 और टॉप कांस्टेंट। टॉप कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी वॉल कहां तक जाएगी। यहां पे लिखा हुआ अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड की हाइट दी हुई है 20 फीट। मुझे कितनी चाहिए हाइट? ये 10 फीट। 10। तो 10 कर दो यहां पे, और कर्सर को व्यू पोर्ट के अंदर ले आओ, तो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। या फिर यहां से अप्लाई कर दो। 10 फीट की हो गई। इसको भी करना है, क्लिक करके 10 फीट कर दो। सारी वॉल को करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, और शिफ्ट के साथ डीसिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से। वरना ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और एक ही बारी में इसको 10 फीट कर दो, 10 फीट हो गए। बट प्रॉब्लम इज, एक तरीका ही हो गया, दूसरा तरीका क्या होता है? अंडू किया, मान लो इस वॉल को सिलेक्ट करके आप मैनुअली ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हो। बट इससे करने से हमें पता तो नहीं चला ना एक्चुअल में कितना हो गया, कितनी नीचे ऊपर। तो इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ये कितना भी हो। एक बात बताओ, अगर मेरा बेस कांस्टेंट लेवल 1 है, तो मेरा टॉप कांस्टेंट क्या होना चाहिए? लेवल 2। लेवल 2। मैं चाहता हूँ लेवल 1 से मेरी वॉल बननी स्टार्ट हो, लेवल 2 तक चली जाए। चाहे हमने 10 फीट हाइट डाल रखी हो, चाहे 20 फीट, चाहे 30 फीट, कितनी भी डाल रखी हो। तो आप इसे टॉप कांस्टेंट अनकनेक्टेड हटा के अप टू लेवल 2 कर दो, वो अपने आप ही 10 फीट कर देगा। अपने आप ही वो उतनी कर देगा जितनी आपने हाइट डाली हुई है लेवल की। 10 फीट है तो 10 फीट। अगर आपने 15 कर दिया ना, तो वो 15 कर देगा अपने आप ही से। देखो, आप इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके भी अनकनेक्टेड की जगह लेवल 2 कर दो, अपने आप ही लेवल 2 पे कनेक्ट हो जाएगा। बट इन दोनों ही तरीकों में एक प्रॉब्लम है कि 3-4 वॉल हो गई तो ठीक है, बट 5-6-7-8 वॉल होगी, 10-15-20 वॉल होगी, तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। हाँ जी तो इस सर। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप लेवल 1 पे जाओ। जब आपने वॉल को यहां से बनाना स्टार्ट किया, इसी टाइम पे हाइट को अनकनेक्टेड की जगह लेवल 2 कर दो, दैट्स इट। अब अगर आप कुछ भी यहाँ पे वॉल वगैरह क्रिएट करोगे, जैसे भी आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, और इसको 3D पे जाके देखोगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट आपको उतनी ही दिखेगी जितनी एक्चुअल में है वहां पे। ओके सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हाइट की बात। दोबारा वॉल पे चलते हैं, अनकनेक्टेड हो गया। फिर आते हैं लोकेशन लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकेशन लाइन, बहुत ध्यान से समझना। दोबारा दोबारा बता रहा हूं, टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, टेक्निकली चलो। हाँ जी, कुछ बोल रहे कोई? बहुत है आज के लिए या और करवाऊं? बताओ आगे। हेलो। सर
सर इतना ही बहुत है। चलो इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास हम मंडे करते हैं। चलो एक चीज बताओ, अभी आपके लिए ये टाइमिंग ठीक है 7 से 8 वाली, या 6 से 7 भी आपके लिए चल जाएगी? 7 से 8 का ही ठीक है जी। 7 से 8 का ठीक है, हैं? चलो फिर कोई नहीं, मंडे से 7 से 8 ही करते हैं, ठीक है? चलो फिर ओके, बाय बाय।